क्रैश कोर्स सीरीज के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं यूनिट 3, जिसके हम लोगों ने 2 चैप्टर कवर कर लिए हैं, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ एंड बायोमोलिक्यूल्स। तीसरा और आखिरी चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं इस यूनिट का, चैप्टर 10 सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग सेल साइकिल के बारे में पढ़ेंगे, एम फेज़ पढ़ेंगे, दैट इज़ माइटोसिस फेज, माइटोसिस के सिग्निफिकेंस के बारे में जानेंगे, मियोसिस पढ़ेंगे और मियोसिस का सिग्निफिकेंस पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर के अगर हम वेटेज की बात करें तो 1, 2, 3 क्वेश्चंस इस चैप्टर से पूछे जाते हैं, और स्पेशली जो सबसे इम्पॉर्टेंट पोर्शन है इस चैप्टर का वो है मियोसिस फर्स्ट, और मियोसिस फर्स्ट में से भी प्रोफेज फर्स्ट, क्योंकि प्रोफेज फर्स्ट को जो है वो सब डिवाइड किया गया है 5 फेजेज़ में, तो वो 5 फेजेज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं इस चैप्टर में। तो चलिए शुरू करते हैं सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न। जैसा कि हम सब लोग अवेयर हैं कि सभी ऑर्गेनिजम्स, चाहे वो कितना ही बड़ा हो, अपनी लाइफ जो है वो एक सिंगल सेल से स्टार्ट करता है। तो ये आश्चर्य की बात होती है हमारे लिए कि भाई एक सिंगल सेल कैसे इतना बड़ा ऑर्गेनिज्म बना लेता है। तो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन ये कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं सेल्स के, लगभग सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सभी सेल्स जो है वो 2 में डिवाइड होती हैं। रिप्रोड्यूस कैसे करती हैं? 2 में डिवाइड हो जाती हैं। जो पेरेंटल सेल है उससे 2 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है जब भी वो डिवाइड होती हैं। ये जो न्यूली फॉर्म डॉटर सेल्स हैं ये फिर से ग्रो करती हैं, फिर से डिवाइड हो जाती हैं। तो इस तरीके से एक न्यू सेल पॉपुलेशन का फॉर्मेशन होता है ग्रोथ और डिवीजन के द्वारा। जो सिंगल पेरेंटल सेल से स्टार्ट हुआ, फिर उसकी प्रोजेनी डिवाइड करती जाती है और इस तरीके से न्यू सेल पॉपुलेशन बन जाती है। दूसरे शब्दों में कहें तो साइकिल्स होती हैं ग्रोथ और डिवीजन की, जिसके द्वारा एक सिंगल सेल एक मिलियंस ऑफ सेल वाला स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेती है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सेल साइकिल के बारे में। तो सेल डिवीजन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। सेल डिवीजन के दौरान होता है क्या है? डीएनए रेप्लिकेशन, सेल ग्रोथ, और ये जो भी प्रोसेस हैं सेल डिवीजन, डीएनए रेप्लिकेशन या फिर सेल ग्रोथ, ये एक कोऑर्डिनेटेड वे में होते हैं ताकि करेक्ट डिवीजन हो और जो प्रोजेनी सेल्स हों उनका सही तरीके से फॉर्मेशन हो, जो जीनोम है वो एज इट इज़ जाए, इंटैक्ट जाए। ये जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है जिससे एक सेल डुप्लीकेट करता है, अपना जीनोम डुप्लीकेट करता है, दूसरे जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं उनको सिंथेसाइज करता है, इसके अलावा 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड कर जाता है फाइनली। ये जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है इसको सेल साइकिल कहते हैं। आल्दो सेल ग्रोथ जो है जिसको हम साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज कह रहे हैं वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। डीएनए सिंथेसिस जो है वो केवल एक स्पेसिफिक स्टेज ऑफ सेल साइकिल के दौरान होता है। ये जो रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम्स हैं, ये रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम्स जो है वो डॉटर न्यूक्लियाई को डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ इवेंट्स होता है सेल डिवीजन के द्वारा, और ये जो इवेंट्स हैं ये सभी जेनेटिक कंट्रोल में होती हैं। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं फेजेस ऑफ सेल साइकिल के बारे में। एक टिपिकल यूकैरियोटिक सेल, एग्जांपल ले लेते हैं ह्यूमन सेल, जो कल्चर मीडियम में ग्रो कराई जा रही हैं। तो ह्यूमन सेल्स को एक बार डिवाइड करने में लगभग 24 आवर्स लगते हैं। हालांकि ये जो ड्यूरेशन है सेल साइकिल का ये अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग होता है, सेल टाइप टू सेल टाइप वेरी करता है। जैसे ईस्ट की हम बात करें, ईस्ट जो है वो सेल साइकिल कंप्लीट करता है लगभग 90 मिनट्स में। इकोलाई के बारे में हम लोगों ने पढ़ा होता है, इकोलाई जो अपना डिवीजन है वो 20 मिनट्स में कंप्लीट करता है। जो सेल साइकिल है वो बेसिकली 2 फेजेज़ में डिवाइड किया जाता है, इंटरफेज एंड एम फेज, माइटोसिस फेज। तो यहाँ पे हम लोग ये डायग्राम देख सकते हैं। एम फेज के अंतर्गत होती है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज एंड फाइनली साइटोकाइनेसिस। ये जो 4 फेजेज हैं इनको कैरियोकाइनेसिस कहा गया, न्यूक्लियर डिवीजन। फाइनली साइटोकाइनेसिस होती है, दैट इज डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। और जो इंटरफेज है जिसको पहले रेस्टिंग फेज समझा जाता था, एक्चुअली ये वो फेज होती है जिसमें सेल डिवीजन के लिए प्रिपेयर कर रही होती है उसको। तो इसमें 3 फेजेस देखने को मिलती है, G1, S एंड G2। तो आइए पढ़ते हैं इसके बारे में। सबसे पहले एम फेज की हम बात कर रहे हैं। तो एम फेज जो है वो उस फेज़ को रिप्रेजेंट करता है जहाँ पे एक्चुअल सेल डिवीजन होता है या माइटोसिस होता है। और इंटरफेज जो है वो उस फेज़ को रिप्रेजेंट करता है जो 2 एम फेजेस के बीच की फेज़ है। तो ये बड़े सिग्निफिकेंट हो जाता है इसको नोट करना कि जो 24 आवर एवरेज ड्यूरेशन है सेल साइकिल का ह्यूमन सेल के केस में, उसमें सेल डिवीजन जो है वो प्रॉपरली 1 आवर के लिए ही होता है। इंटरफेज लास्ट मोर देन 95% ड्यूरेशन ऑफ द सेल साइकिल। 95% से ज़्यादा ड्यूरेशन इंटरफेज रहता है। एम फेज जो है वो स्टार्ट कैसे होता है? न्यूक्लियर डिवीजन से स्टार्ट होता है। तो इसमें जो है वो डॉटर क्रोमोसोम्स का सेपरेशन हो जाता है, दैट इज़ कैरियोकाइनेसिस, न्यूक्लियर डिवीजन।
और एंड होता है साइटोप्लाज्मिक डिवीजन के साथ, जिसको बोला जाता है साइटोकाइनेसिस। इंटरफेज, पहले इसको बोला जाता था रेस्टिंग फेज। ये वो टाइम होता है जब सेल एक्चुअली में प्रिपेयर कर रहा होता है डिवीज़न करने के लिए। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें हो रही होती हैं, सेल ग्रोथ और डीएनए रेप्लिकेशन एक ऑर्डरली मैनर में हो रहा होता है। इंटरफेज को फर्दर 3 फेजेस में डिवाइड किया गया है। G1 फेज दैट इज गैप 1 फेज, S फेज सिंथेसिस फेज एंड G2 फेज गैप 2 फेज। अब G1 फेज में क्या होता है, G1 फेज करस्पॉन्ड करता है उस इंटरवल को जो माइटोसिस और इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन के बीच में होता है। G1 फेज के दौरान सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है और कंटिन्यूसली ग्रो करती रहती है, लेकिन डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता। सिंथेसिस फेज या एस फेज की हम बात करें, ये वो फेज होती है जहाँ पर डीएनए सिंथेसिस या रेप्लिकेशन होता है। तो जो अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल है ये डबल हो जाता है। जैसे कि हम मान के चलें इनिशियल अमाउंट ऑफ डीएनए जो है वो 2C है, तो ये इंक्रीज़ कर जाएगा 4C। हालांकि क्रोमोसोम नंबर में कोई इंक्रीज़ नहीं होता। एक सेल अगर डिप्लॉयड है G1 फेज़ में, तो एस फेज़ के बाद भी जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है वो सेम रहता है, दैट इज़ 2N। सेल डिप्लॉयड ही रहती है। एनिमल सेल की हम बात करें तो एस फेज़ के दौरान डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो शुरू होता है न्यूक्लियस में। इसके अलावा सेंट्रोल डुप्लीकेट हो जाता है साइटोप्लाज्म में। G2 फेज़ के दौरान जो प्रोटीन सिंथेसिस होती हैं वो माइटोसिस के लिए प्रिपेयर करने में हेल्प करती हैं, जबकि जो सेल ग्रोथ है ये कंटिन्यू रहती है। तो यहाँ पे बॉक्स में कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है, कुछ क्वेश्चंस आस्क किए गए हैं। हाउ डू प्लांट्स एंड एनिमल्स कंटिन्यू टू ग्रो ऑल देयर लाइफ्स। तो पहला सवाल है कि प्लांट्स और एनिमल्स जो है वो पूरी लाइफ कैसे ग्रो कर पाते हैं। तो बेसिकली सेल डिवीजन से ही ग्रो कर पाते हैं। क्या सभी सेल्स में प्लांट में जो है वो डिवीजन होता रहता है? तो सभी सेल्स में डिवीजन नहीं होता है, कुछ सेल्स में होता है जिनको हम मेरिस्टेमेटिक सेल्स कहते हैं। तो इसके बारे में हम लोग प्लांट मॉर्फोलॉजी में पढ़ चुके हैं डिटेल से। डू यू थिंक ऑल सेल्स कंटिन्यू टू डिवाइड इन ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स। क्या सारी सेल्स डिवाइड करती रहती हैं प्लांट्स और एनिमल्स में? नहीं, सारी सेल्स डिवाइड नहीं करती रहती हैं, सिर्फ मेरिस्टेमेटिक सेल्स ही डिवाइड करती हैं। एनिमल्स में जो है वो ग्रोथ सर्टेन एज तक होती है, तो उसके बाद जो सेल डिवीजन है वो सिर्फ लॉस्ट सेल्स को रिप्लेस करने के लिए होता है। तो कैन यू टेल द नेम एंड लोकेशन ऑफ द टिश्यूज हैविंग सेल्स दैट डिवाइड ऑल देयर लाइफ इन हायर प्लांट्स। तो बेसिकली मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं, ये सूट एपिकल मेरिस्टम, रूट एपिकल मेरिस्टम, इसके अलावा इंटरकैलरी मेरिस्टम और सेकेंडरी मेरिस्टम्स होते हैं। एनिमल्स में सिमिलर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू देखने को मिलते हैं? नहीं, एनिमल्स में सिमिलर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू देखने को नहीं मिलते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं सम सेल्स, जैसे कि एडल्ट एनिमल्स, इनमें जो है वो डिवीज़न नहीं देखने को मिलता है आगे, जैसे हम हार्ट सेल्स की बात कर रहे हैं। जबकि कुछ और सेल्स हैं जो ओकेजनली डिवाइड होती रहती हैं जब आवश्यकता पड़ती है रिप्लेस सेल्स को, जो है वो मतलब जो सेल्स हैं उनको रिप्लेस करने के लिए, जो लॉस हो गई इंजरी के दौरान या सेल डेथ की वजह से। तो ऐसी सेल्स जो फर्दर डिवाइड नहीं करती हैं वो G1 फेज़ को एग्जिट कर जाती है, इनएक्टिव फेज़ में चली जाती हैं, जिसको बोलते हैं क्विसेंट स्टेज। सेल्स जो है वो इसी स्टेज में रहती हैं, ये मेटाबॉलिकली एक्टिव होती हैं और डिवाइड नहीं करती। कब तक डिवाइड नहीं करती? जब तक रिक्वायरमेंट नहीं होती ऑर्गेनिज्म की। एनिमल्स में जो माइटोटिक सेल डिवीजन है जो अधिकतर डिप्लॉयड सोमेटिक सेल्स में ही देखने को मिलता है, हालांकि कुछ एक्सेप्शंस हैं जहाँ पर हैप्लॉइड सेल्स में भी जो है वो माइटोसिस देखने को मिलती है, दैट इज़ मेल हनी बीज। मेल हनी बीज एक्चुअली जो है ना वो क्वीन भी होती है, एग ले करती है, और एग बिना फर्टिलाइजेशन के ही मेल जो है मेल में डेवलप कर जाते हैं, ड्रोन्स बनाते हैं। अब मेल्स होते हैं हैप्लॉइड, तो मेल्स जब गैमेट बनाएंगे तो माइटोसिस से ही बनेगा बेसिकली, क्योंकि ऑर्गेनिज्म खुद भी हैप्लॉइड है, गैमेट बनने हैं वो भी हैप्लॉइड है। अगेंस्ट दिस, इसके बिल्कुल विपरीत बात है, प्लांट्स की हम बात करें तो प्लांट्स में माइटोटिक डिवीजन हैप्लॉइड और डिप्लॉइड दोनों ही सेल्स में देखने को मिलता है। तो हम लोगों ने चैप्टर 3 में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पढ़ा है प्लांट में। आपने नहीं पढ़ा है तो आप वापस से प्लांट किंगडम वाला जो है वो वीडियो देख सकते हैं, उसमें बताया गया। आइडेंटिफाई प्लांट स्पीसीज एंड स्टेजेस एट विच माइटोसिस इज सीन इन हैप्लॉइड सेल्स। तो वहाँ पे आप जाओ और देखो समझो कि ब्रायोफाइट्स में कब होता है, टेरिडोफाइट्स में कब होता है, जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म में कब जो है कौन कौन सी स्टेज पे हैप्लॉइड और डिप्लॉइड में जो है वो माइटोसिस मियोसिस देखने को मिलती है। यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन दिया गया है, यू हैव स्टडीड माइटोसिस ऑनियन रूट। ऑनियन रूट में माइटोसिस हमने पढ़ी है, सबने पढ़ी है। 16 क्रोमोसोम है इसकी हर एक सेल में, तो हमें ये बताना है कि G1 में, S में और M फेज़ में कितने क्रोमोसोम होंगे। बेसिकली सेम रहेंगे, 16 क्रोमोसोम्स ही रहेंगे। फिर अगला क्वेश्चन ये पूछा जाता है, ऑल्सो व्हाट विल बी द DNA कंटेंट ऑफ द सेल्स एट G1 S G2 इफ़ द कंटेंट ऑफ आफ्टर M फेज इज 2C।
अगर 2C M फेज़ के बाद 2C है तो जीवन में 2C ही रहेगा, S फेज़ में 4C हो जाएगा और M फेज़ के बाद वापस से मतलब G2 में देखो S फेज़ में 4C होगा, G2 में 4C होगा, G1 में 2C रहेगा और M फेज़ के बाद वापस से 2C ही रहेगा। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं M फेज़ के बारे में। M फेज़ दैट इज़ माइटोसिस फेज़ मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड है सेल साइकिल का, जिसमें मेजर रीऑर्गेनाइजेशन होता है लगभग सभी कंपोनेंट्स ऑफ सेल। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो पेरेंट में है ये प्रोजेनी में जो है वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं और ये सेम रहते हैं, इसीलिए इस डिवीज़न को इक्वेशनल डिवीज़न कहा जाता है। दो फॉर कन्वीनियंस माइटोसिस जो है वो 4 स्टेजेस में डिवाइड किया जाता है, न्यूक्लियर डिवीजन की 4 स्टेजेस दैट इज़ कैरोकाइनेसिस। इट इज़ वेरी एसेंशियल टू अंडरस्टैंड द सेल डिवीजन इज प्रोग्रेसिव प्रोसेस। ये समझना बहुत ही ज़रूरी है कि सेल डिवीजन जो है वो एक प्रोग्रेसिव प्रोसेस होता है एंड वेरी क्लियर कट लाइन्स कैन नॉट बी ड्रॉन बिटवीन वेरियस स्टेजेस। तो चूँकि ये कंटिन्यूस प्रोसेस है तो जो डिफरेंट स्टेजेस हैं उनके बीच में हम क्लियर कट बाउंड्री नहीं बना सकते, क्लियर कट लाइन नहीं बता सकते कि कब ऐसा हुआ, कब नई स्टेज स्टार्ट हो गई। कैरियोकाइनेसिस में जो है वो 4 स्टेजेस होती हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। सबसे पहले हम प्रोफेज के बारे में बात करेंगे। प्रोफेज जो कि फर्स्ट स्टेज है कैरियोकाइनेसिस की, माइटोसिस की, और ये S और G2 के बाद हो रही होती है। S और G2 में होता है कि एक्चुअली नया DNA मॉलिक्यूल जो फॉर्म हुआ होता है ये डिस्टिंक्ट नहीं होता है, ये इंटरवाइंड होता है, उलझा हुआ होता है। प्रोफेज में क्या होता है, प्रोफेज इज मार्क्ड बाय द इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल। प्रोफेज में प्रोफेज को मार्क ही इस तरीके से किया जाता है कि जब क्रोमोसोमल मटेरियल जो कंडेंस होना स्टार्ट हो जाए तो मान लो प्रोफेज स्टार्ट हो गया। क्रोमोसोमल मटेरियल जो है वो अब यहाँ पे एंटेंगल्ड हो जाता है क्रोमेटिन कंडेंसेशन के प्रोसेस से। जो सेंट्रोसोम है जो डुप्लीकेट हुआ था एस फेज़ के दौरान इंटरफेज में, अब ये जो है अपोजिट पोल्स ऑफ द सेल की तरफ मूव करना स्टार्ट हो जाता है। प्रोफेज का जो कंप्लीशन है वो कैसे कैसे मार्क किया जा सकता है, तो फॉलोइंग इवेंट्स हैं, देखते हैं एक एक करके। कि जो क्रोमोसोमल मटेरियल है कंडेंस हो जाता है, कम्पैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम्स बना लेता है। क्रोमोसोम्स में अब जो है वो 2 क्रोमेटिड्स देखने को मिलते हैं जो कि सेंट्रोमियर पर अटैच्ड होते हैं। सेंट्रोसोम जो कि जिसका डुप्लीकेशन हुआ इंटरफेज में, ये अपोजिट पोल्स की तरफ मूव कर जाता है, मतलब मूव करना स्टार्ट कर देता है। हर एक सेंट्रोसोम जो है वो कुछ माइक्रोट्यूब्यूल्स रेडिएट करता है जिनको एस्टर्स कहते हैं। ये जो 2 एस्टर्स हैं वो एक साथ स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन करते हैं जो कि माइटोटिक एपरेटस फॉर्म करता है। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि प्रोफेज की एंड तक जब हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो इसमें गोल्गी एपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर एनवेलप नहीं दिखाई देता, यानी गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर एनवेलप कंप्लीटली डिसअपियर हो जाता है प्रोफेज के एंड तक। नेक्स्ट स्टेज आती है मेटाफेज। मेटाफेज में देखिए क्या होता है, मेटाफेज को मार्क कैसे करते हैं, कब स्टार्ट होती है। डिसइंटीग्रेशन ऑफ द न्यूक्लियर एनवेलप मार्क्स द स्टार्ट ऑफ द सेकेंड फेज ऑफ माइटोसिस। कि न्यूक्लियर एनवेलप जब कंप्लीटली डिसइंटीग्रेट कर जाता है, कंप्लीटली डिसअपियर हो जाता है, तब हम मानते हैं कि जो सेकेंड फेज है ये स्टार्ट हो चुकी है। क्रोमोसोम्स जो पूरे साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल में अब जो है वो स्प्रेड होते हैं। इस स्टेज में जो कंडेंसेशन है क्रोमोसोम्स का ये कंप्लीट हो चुका होता है और अब इनको माइक्रोस्कोप में बड़ी आसानी से ऑब्जर्व किया जा सकता है। इस स्टेज पर क्रोमोसोम्स की मॉर्फोलॉजी को बहुत आसानी से स्टडी किया जा सकता है। इस स्टेज पर जो मेटाफेज क्रोमोसोम्स हैं ये 2 सिस्टर क्रोमेटिड से मिलकर बने होते हैं जो कि एक साथ होते हैं सेंट्रोमियर की वजह से। फिर स्मॉल डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं सेंट्रोमियर की सरफेस पर, जिनको बोला जाता है काइनेटोकोर्स। काइनेटोकोर वो स्ट्रक्चर हैं जहाँ पर स्पिंडल फाइबर्स अटैच होते हैं। स्पिंडल फाइबर्स अटैच होते हैं क्रोमोसोम से और ये जो है वो सेंटर ऑफ सेल की तरफ पोजीशन में लाए जाते हैं। तो मेटाफेज जो है वो करेक्टराइज होता है कि सारे के सारे क्रोमोसोम्स जो है वो इक्वेटर पर आ जाते हैं। एक क्रोमेटिड जो है क्रोमोसोम का वो अपने काइनेटोकोर से स्पिंडल फाइबर से कनेक्टेड होता है एक पोल से। उसका सिस्टर क्रोमेटिड जो होता है वो अपने काइनेटोकोर से कनेक्ट होता है स्पिंडल फाइबर से अपोजिट पोल से। तो इस तरीके से जो क्रोमोसोम्स हैं वो इक्वेटोरियल प्लेट पर आ जाते हैं, मेटाफेज प्लेट पर आ जाते हैं, या फिर कह लो सेल की इक्वेटर पे आ जाते हैं। तो जो प्लेन ऑफ अलाइनमेंट है क्रोमोसोम्स का मेटाफेज में, उसको मेटाफेज प्लेट कहते हैं। और की फीचर्स क्या क्या होते हैं मेटाफेज में, देखें ध्यान से कि स्पिंडल फाइबर्स जो है वो काइनेटोकोर से अटैच हो जाते हैं क्रोमोसोम्स के, और क्रोमोसोम जो है वो स्पिंडल इक्वेटर की तरफ मूव कर जाते हैं।
मेटाफेज प्लेट पर अलाइन हो जाते हैं स्पिंडल फाइबर्स की मदद से, जो दोनों पोल्स की तरफ से फॉर्म हुए होते हैं। तो देखिए यहाँ पे डायग्राम्स को देख सकते हैं ध्यान से। सबसे पहले बात करी गई अर्ली प्रोफेज के बारे में। अर्ली प्रोफेज में क्या होता है कि जो क्रोमेटिन फाइबर्स हैं ये कंडेंस होना स्टार्ट हो जाते हैं, न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट होना स्टार्ट हो जाता है। लेट प्रोफेज की अगर हम बात करें तो लेट प्रोफेज में क्या होता है, कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप हो जाता है, न्यूक्लियर एनवेलप पूरी तरीके से गायब हो चुका होता है। फिर यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि मेटाफेज के ट्रांजिशन की बात करें तो ये दोनों तरफ के जो है वो सेंट्रोसोम्स हैं, और एक एक क्रोमोसोम पर आप 2 काइनेटोकोर्स देख सकते हो। अपोजिट पोल्स के जो स्पिंडल फाइबर्स हैं उनसे अटैच होते हैं। तो ये फिर फाइनली मेटाफेज स्टेज आती है। मेटाफेज स्टेज में क्या होता है कि जो क्रोमोसोम्स हैं वो मेटाफेज प्लेट पर या इक्वेटोरियल प्लेट पर या इक्वेटर ऑफ द सेल पे जो है वो अरेंज हो जाते हैं, अलाइन हो जाते हैं। नेक्स्ट फेज जो हमारी आती है दैट इज़ एनाफेज। एनाफेज में क्या होता है, एट द ऑनसेट ऑफ एनाफेज, जैसे ही एनाफेज का ऑनसेट होता है तो हर एक क्रोमोसोम जो है वो मेटाफेज प्लेट पर जो अरेंज्ड है ये स्प्लिट कर जाता है, और जो 2 डॉटर क्रोमेटिड्स हैं जिनको अब डॉटर क्रोमोसोम्स कहा जाएगा फ्यूचर न्यूक्लियाई का, ये अपना माइग्रेशन स्टार्ट करते हैं अपोजिट पोल्स की तरफ। जैसे जैसे दोनों क्रोमोसोम्स जो है वो इक्वेटोरियल प्लेट से दूर की तरफ जाते हैं, जो सेंट्रोमियर है हर एक क्रोमोसोम का ये पोल की तरफ डायरेक्टेड होता है, तो ये लीडिंग एज बनाता है, और जो आर्म्स हैं क्रोमोसोम की ये ट्रेलिंग होती है, पीछे पीछे रह जाती हैं, ट्रेलिंग बिहाइंड। इस तरीके से एनाफेज स्टेज जो है वो कैसे कैरेक्टराइज की जाती है, तो एनाफेज में जो है की इवेंट्स क्या क्या होते हैं। एक तो सेंट्रोमियर्स जो है वो स्प्लिट कर जाते हैं, क्रोमेटिड्स सेपरेट हो जाते हैं, और क्रोमेटिड्स जो है वो अपोजिट पोल्स की तरफ मूव कर जाते हैं। जैसा कि यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं कि जो सेंट्रोमियर्स हैं स्प्लिट हो गए और क्रोमेटिड्स सेपरेट हो गए, क्रोमेटिड्स अब अपोजिट पोल्स की तरफ जा रहे हैं। नेक्स्ट फेज़ है टीलोफेज। टीलोफेज में क्या होता है, ये फाइनल फेज़ है कैरियोकाइनेसिस की, टीलोफेज। अब क्रोमोसोम्स जो है वो अपोजिट पोल्स पे पहुंच चुके हैं, तो क्रोमोसोम डीकंडेंस हो जाते हैं, अपनी जो इंडिविजुअलिटी है उसको लूज़ कर देते हैं, वापस से क्रोमेटिन थ्रेड्स बन जाते हैं। अब इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स को हम नहीं देख सकते, जो सेट ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल है ये 2 पोल्स पे जो है वो कलेक्ट हो जाता है, और इस स्टेज पे क्या क्या की इवेंट्स होते हैं। जो क्रोमोसोम क्लस्टर्स हैं अपोजिट स्पिंडल पोल्स पे, इनकी आइडेंटिटी लूज़ हो जाती है, और न्यूक्लियर इन्वेलप जो है वो दोबारा से डेवलप करने लग जाता है क्रोमोसोम क्लस्टर्स के पास में, और हर एक पोल पर जो है वो 2 डॉटर न्यूक्लियाई का एक एक पोल पर एक एक डॉटर न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन हो जाता है। न्यूक्लियोलस गोल्गी कॉम्प्लेक्स और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो फिर से फॉर्म हो जाता है। नेक्स्ट आता है साइटोकाइनेसिस के बारे में। साइटोकाइनेसिस में देखिए क्या होता है, माइटोसिस नॉट ओनली, माइटोसिस में सिर्फ और सिर्फ डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम्स का ही सेग्रीगेशन नहीं होता 2 डॉटर न्यूक्लियाई में कैरियोकाइनेसिस के द्वारा, जबकि जो सेल है वो 2 डॉटर सेल्स में भी डिवाइड कर जाती है। साइटोप्लाज्म का भी सेपरेशन यहाँ पर देखने को मिलता है, जिसको साइटोकाइनेसिस कहते हैं, जो इस सेल डिवीजन के एंड तक जो है वो कंप्लीट हो जाता है। एनिमल सेल्स में जो साइटोकाइनेसिस है वो कैसे होती है उसको हम लोग यहाँ एक डायग्राम के माध्यम से समझ लेंगे कि इस तरीके से एक फरो फॉर्म होता है यहाँ पे, और ये अंदर की तरफ बढ़ता चला जाता है, फाइनली ये ज्वाइन कर जाता है और 2 सेल्स जो है वो अलग हो जाती हैं। तो प्लांट सेल की हम बात करें, प्लांट सेल में कैसा सीन बनता है, इस तरीके से प्लांट सेल देखने को मिलती है। तो प्लांट सेल में बीच से जो है वो सेल प्लेट फॉर्म होती है, और ये बाहर की तरफ ग्रो करती हुई चली जाती है, फाइनली ये यहाँ मीट कर जाती है, और इस तरीके से जो साइटोप्लाज्म है वो 2 में डिवाइड हो जाता है, 2 सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ओके, तो एनिमल सेल्स में जो है वो फरो फॉर्मेशन होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फरो बनता है, फरो जो है वो डीप होता चला जाता है और अल्टीमेटली ज्वाइन कर जाता है सेंटर पे। तो जो 2 सेल्स का साइटोप्लाज्म है वो 2 में डिवाइड हो जाता है, मतलब जो 1 सेल का साइटोप्लाज्म था वो 2 में डिवाइड हो जाता है। प्लांट सेल्स में हालांकि ये जो फिनोमेना होता है ये इन एक्सटेंसिबल सेल वॉल की वजह से होता है। तो जब वो साइटोकाइनेसिस होती है तो वहाँ पर एक डिफरेंट मैकेनिज्म देखने को मिलता है। प्लांट सेल्स में जो सेल वॉल फॉर्मेशन है ये सेंटर ऑफ सेल से स्टार्ट होता है और बाहर की तरफ ग्रो करता है, एग्जिस्टिंग लेटरल वॉल्स से जाके मीट कर जाता है, और इस तरीके से न्यू सेल वॉल का फॉर्मेशन हो जाता है। न्यू सेल वॉल का जो फॉर्मेशन है वो कैसे स्टार्ट होता है, सिंपल प्रिकर्सर से स्टार्ट होता है, जिसको हम बोलते हैं सेल प्लेट। सेल प्लेट जो है वो मिडिल लैमेला रिप्रेजेंट करता है, जो दोनों वॉल्स के बीच में पाई जाती है एडजेसेंट सेल्स में। साइटोप्लाज्मिक डिवीजन के दौरान जो ऑर्गेनेलीज हैं जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, ये भी दोनों डॉटर सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, डिवाइड होकर डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं।
कुछ ऑर्गेनिजम्स में कैरियोकाइनेसिस जो है वो साइटोकाइनेसिस के बाद, मतलब साइटोकाइनेसिस जो है कैरियोकाइनेसिस के बाद नहीं होती, जिसकी वजह से मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन आ जाती है और सिंसाइटियम का फॉर्मेशन होता है। जैसे कि लिक्विड इंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट की जो लिक्विड इंडोस्पर्म है वो मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन वहाँ पे देखने को मिलती है। कैरियोकाइनेसिस होती है लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं होती है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस का क्या सिग्निफिकेंस होता है। इक्वेशनल डिवीजन या फिर माइटोसिस जो है वो जनरली डिप्लॉइड सेल्स में देखने को मिलता है, हालांकि लोअर प्लांट्स में, कुछ इंसेक्ट्स में, हैप्लॉइड सेल्स में भी माइटोसिस देखने को मिलती है। तो हमारे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि माइटोसिस का सिग्निफिकेंस क्या होता है एक ऑर्गेनिज्म की लाइफ में। तो जैसे हम डिफरेंट एग्जांपल्स पढ़ते हैं हैप्लॉइड या डिप्लॉइड इंसेक्ट्स के बारे में, तो माइटोसिस जो है वो बेसिकली क्या करता है, ऐसी डिप्लॉइड सेल्स का फॉर्मेशन कराता है जो जेनेटिकली आइडेंटिकल होती हैं अपने पेरेंट्स के। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की जो ग्रोथ है वो माइटोसिस की वजह से होती है। सेल ग्रोथ की वजह से जो रेशियो डिस्टर्ब हो जाता है न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का, दैट इज न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो जो डिस्टर्ब होता है, वो माइटोसिस के द्वारा जो है वो फिर से जो न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो है ये रिस्टोर हो जाता है। अ वेरी सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ माइटोसिस इज सेल रिपेयर। और इसके अलावा जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है वो है सेल रिपेयर। अपर लेयर की जो सेल्स हैं एपिडर्मिस की, जो गट की लाइनिंग की सेल हैं, ब्लड सेल्स हैं, ये कंटिन्यूसली जो है वो रिप्लेस होती रहती हैं। जैसे हम ब्लड सेल्स की हम अगर बात करें तो प्लेटलेट्स की लाइफ 3 to 5 डेज़, WBC की लाइफ जो है वो अप्रॉक्स 7 डेज़, RBC की लाइफ अप्रॉक्स 120 डेज़। तो उसके बाद ये सेल्स जो है वो रिप्लेस होती रहती हैं, ऐसा कंटिन्यूस चलता रहता है। मेरिस्टेमेटिक डिवीजन जो है वो माइटोटिक डिवीजन जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में देखने को मिलते हैं, एपिकल, लेटरल, कैम्बियम, इसकी वजह से प्लांट्स में कंटिन्यूस ग्रोथ होती रहती है थ्रू आउट देयर लाइफ। नेक्स्ट जो डिवीजन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डिवीजन, मियोसिस। प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से अगर ऑफस्प्रिंग का प्रोडक्शन होता है तो वहाँ पर फ्यूज़न होता है दो गैमेट्स का, और जो गैमीट होते हैं वो उसमें कंप्लीट हैप्लॉइड सेट होता है क्रोमोसोम्स का। जो गैमीट हैं वो स्पेशलाइज्ड डिप्लॉइड सेल्स से फॉर्म होते हैं, और ये स्पेशलाइज्ड टाइप की सेल्स हैं वो उनमें स्पेशलाइज्ड टाइप का सेल डिवीज़न होता है, जिसकी वजह से जो क्रोमोसोम नंबर है वो आधा हो जाता है, हाफ हो जाता है, और हैप्लॉइड डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है। इस तरह का जो डिवीज़न है उसको हम मियोसिस कहते हैं या रिडक्शनल डिवीज़न कहते हैं। मियोसिस से क्या होता है, हैप्लॉइड फेजेस आती हैं लाइफ साइकिल में सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स की लाइफ में, जो फर्टिलाइजेशन है वो डिप्लॉइड फेज को वापस से रिस्टोर कर देते हैं। वी कम अक्रॉस मियोसिस ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। मियोसिस कहाँ कहाँ देखने को मिलती है, प्लांट्स में और एनिमल्स में गैमेटोजेनेसिस के दौरान देखने को मिलती है, जिसकी वजह से हैप्लॉइड गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। मियोसिस में क्या क्या होता है उसकी हम बात कर रहे हैं। मियोसिस में बेसिकली जो है वो 2 सीक्वेंशियल साइकिल होती है, न्यूक्लियर और सेल डिवीजन की, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड, लेकिन सिंगल साइकिल होता है डीएनए रेप्लिकेशन का। मियोसिस फर्स्ट कैसे इनिशिएट होता है, तब इनिशिएट होता है जब पेरेंटल क्रोमोसोम्स जो है वो रेप्लिकेट कर चुके होते हैं आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमेटिड्स में एस फेज में। अब मियोसिस में होता क्या है, सबसे पहले होमोलॉगस क्रोमोसोम्स की पेयरिंग होती है, फिर रिकम्बिनेशन देखने को मिलता है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के बीच में। इसके अलावा 4 हैप्लॉइड सेल्स का फॉर्मेशन होता है एट द एंड ऑफ मियोसिस सेकेंड। मियोसिस सेकेंड के बाद 4 हैप्लॉइड सेल्स का फॉर्मेशन होता है। अब माइटोटिक इवेंट्स को अगर हम जो है वो ग्रुप करें तो फॉलोइंग फेजेस में ग्रुपिंग होती है, दैट इज मियोसिस फर्स्ट में आता है प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट एंड टीलोफेज फर्स्ट। मियोसिस 2 में प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड टीलोफेज 2। सबसे पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रोफेज फर्स्ट के बारे में, मियोसिस फर्स्ट एंड प्रोफेज फर्स्ट। प्रोफेज फर्स्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोफेज फर्स्ट जो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन का है ये टिपिकली लॉन्गर होता है, सब ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। जब हम माइटोसिस की प्रोफेज से इसको हम कंपेयर करते हैं, ये 5 फेजेस में डिवाइड किया गया है क्रोमोसोमल बिहेवियर के आधार पर, जिनको बोला जाता है लेप्टोटीन, जैगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन, डायकाइनेसिस, LZP डिप डाया, ये इसका शॉर्टकट है अगर आप याद रखते हैं LZP डिप डाया, क्योंकि लास्ट के जो 2 हैं ना डिप डाया, डिप्लोटीन एंड डायकाइनेसिस। एक और शॉर्ट ट्रिक है LZPD स्क्वायर, लेकिन लास्ट के जो 2 होते हैं उनमें कन्फ्यूजन हो जाता है, तो ये शॉर्ट ट्रिक आप याद रखें LZP डिप डाया। तो स्टार्ट करते हैं लेप्टोटीन के साथ। लेप्टोटीन स्टेज में क्या होता है बेसिकली, लेप्टोटीन स्टेज में जो क्रोमोसोम्स हैं ग्रेजुअली विजिबल हो जाते हैं लाइट माइक्रोस्कोप में। कंपैक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो कंटिन्यू रहता है लेप्टोटीन के दौरान, और इसके तुरंत बाद आती है सेकेंड स्टेज प्रोफेज की, जिसको हम बोलते हैं जाइगोटीन।
प्रोफेज जो लेप्टोटीन है, लेप्टोटीन में कुछ खास नहीं होता, कंपैक्शन होता है क्रोमोसोम्स का। जाइगोटीन से स्टार्ट हो जाता है। जाइगोटीन में क्या होता है, इस स्टेज में क्रोमोसोम्स जो है वो पेयरिंग स्टार्ट करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ एसोसिएशन, और प्रोसेस कहलाता है सिनेप्सिस। तो सिनेप्सिस फॉर्मेशन जाइगोटीन में होता है, और इस तरीके से जो पेयर्ड क्रोमोसोम है ये कहलाते हैं होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इस स्टेज की इंडिकेट करती हैं कि क्रोमोसोम सिनेप्सिस जो है वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन से एकम्पनीड करी जाती है, जिसको बोलते हैं सिनेप्टेनिमल कॉम्प्लेक्स। तो सवाल पूछा जाएगा आपसे सिनेप्सिस कौन सी स्टेज में होती है, जाइगोटीन में होती है। सिनेप्टेनिमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कौन सी स्टेज में होता है, जाइगोटीन में होता है। नेक्स्ट है क्रोमोसोम जो पेयर फॉर्म्ड होता है, सिनेप्स्ड होमोलॉगस क्रोमोसोम पेयर, इसको बोलते हैं बाइवेलेंट या टेट्राड। तो एक और सवाल राइज हो गया कि बाइवेलेंट फॉर्मेशन कहाँ होता है, जाइगोटीन में होता है। टेट्राड फॉर्मेशन कहाँ होता है, जाइगोटीन में होता है। However, these are more clearly visible at the next stage। हालांकि जो क्रोमोसोम है, जो टेट्राड है, वो नेक्स्ट स्टेज में जो है क्लियरली विजिबल देखने को मिलता है। द फर्स्ट 2 स्टेजेस ऑफ प्रोफेज फर्स्ट ये रिलेटिवली शॉर्ट होती हैं नेक्स्ट स्टेज से, जो कि है पैकाइटिन। पैकाइटिन स्टेज में क्या होता है कि जो 4 क्रोमेटिड्स हैं हर एक बाइवेलेंट के, ये डिस्टिंक्ट हो जाते हैं और क्लियरली अपीयर होते हैं टेट्राड की फॉर्म में। ये स्टेज कैसे कैरेक्टराइज करी जाती है, दिस स्टेज इज कैरेक्टराइज बाय द अपीयरेंस ऑफ रिकम्बिनेंट नॉड्यूल्स। अब रिकम्बिनेंट नॉड्यूल्स क्या है, ये वो जगह है जहाँ पर क्रॉसिंग ओवर होगा नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स में। एंड व्हाट इज क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर है एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन 2 होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। 2 होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के बीच में, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में क्रॉसिंग ओवर होता है, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है, जिसकी वजह से वेरिएशन आता है। क्रॉसिंग ओवर जो है ये एंजाइम मीडिएटेड प्रोसेस है। इसके लिए जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है दैट इज रिकम्बिनेज। क्रॉसिंग ओवर की वजह से रिकम्बिनेशन होता है जेनेटिक मटेरियल का 2 क्रोमोसोम्स के बीच में, और रिकम्बिनेशन जो है वो हमेशा होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के बीच में होता है। कंप्लीट कब होता है, एट द एंड ऑफ पैकाइटिन। तो क्रॉसिंग ओवर कहाँ हुई, में मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट है और सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं इसके बारे में। क्रॉसिंग ओवर कहाँ पे होती है, पैकाइटिन स्टेज में होती है। किस एंजाइम की मदद से होती है, रिकम्बिनेज की मदद से होती है। प्रिकर्सर क्या होता है इसका, रिकम्बिनेंट नॉड्यूल्स इसका प्रिकर्सर होता है। अब जब क्रॉसिंग ओवर हो गई तो क्रोमोसोम जो है वो साइट ऑफ क्रॉसओवर पे लिंक्ड रह जाते हैं, यहीं से बिगिनिंग हो जाती है डिप्लोटीन स्टेज की। डिप्लोटीन स्टेज में क्या होता है, इसको कैसे पहचानते हैं, यहाँ पर सिनेप्टेनिमल कॉम्प्लेक्स का डिसोल्यूशन स्टार्ट हो जाता है, और जो रिकम्बाइंड होमोलॉगस क्रोमोसोम्स हैं बाइवेलेंट्स के, ये सेपरेट होने लगते हैं एक दूसरे से, एक्सेप्ट एट द साइट ऑफ क्रॉसओवर्स। क्रॉसओवर्स की साइट पर ये जो है अभी भी अटैच्ड रह जाते हैं। तो एक्स शेप स्ट्रक्चर को चियास्मेटा बोलते हैं। तो चियास्मेटा फॉर्मेशन कहाँ देखने को मिलता है, दैट इज डिप्लोटीन स्टेज। कुछ वर्टिब्रेट्स की जो ऊसाइड्स हैं वहाँ पर डिप्लोटीन जो है वो कई मंथ तक पाई जा सकती है, ईयर्स तक पाई जाती है। और फाइनल स्टेज जो है वो मेयोटिक प्रोफेज की है, मेयोटिक प्रोफेज 1 की, दैट इज डायाकाइनेसिस। डायाकाइनेसिस मार्क्ड बाय टर्मिनलाइजेशन ऑफ चियास्मेटा। कोई कुछ स्पेसिफिक नहीं है इसमें, जो चियास्मेटा फॉर्मेशन हुआ डिप्लोटीन में उसी का टर्मिनलाइजेशन होता है इस स्टेज में। इस स्टेज में और क्या क्या होता है, जो क्रोमोसोम्स हैं ये पूरी तरीके से कंडेंस हो जाते हैं, माइटोटिक स्पिंडल असेंबल हो जाता है, होमोलॉगस क्रोमोसोम पेयर्स को सेपरेट करने के लिए। और डायकाइनेसिस की एंड तक जो न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियर एनवेलप है, ये पूरी तरीके से डिसअपियर हो जाता है, और डायकाइनेसिस जो है वो मेटाफेज के ट्रांजिशन को रिप्रेजेंट करता है। फाइनली आ गई मेटाफेज 1। मेटाफेज 1 में क्या हुआ, जो बाइवेलेंट क्रोमोसोम है इक्वेटोरियल प्लेट पर अलाइन हो जाते हैं, और माइक्रोट्यूब्यूल्स जो अपोजिट पोल्स के हैं, स्पिंडल फाइबर्स, ये काइनेटोकोर से अटैच हो जाते हैं होमोलॉगस क्रोमोसोम से। एनाफेज 1 की बात करें तो एनाफेज 1 में क्या होता है, जो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स हैं वो सेपरेट होते हैं। होमोलॉगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम था ना, होमोलॉगस क्रोमोसोम्स अलग हो जाते हैं, जबकि जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं ये एसोसिएटेड रहते हैं अपने अपने सेंट्रोमियर्स पर। टीलोफेज 1 में क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस रीअपियर हो जाता है, साइटोकाइनेसिस फॉलोज होती है, और 2 सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है, डायड फॉर्मेशन हो जाता है। हालांकि कुछ केसेस में क्रोमोसोम्स में जो है वो थोड़ा सा डिस्पर्जन होता है, और ये एक्सट्रीमली स्टैंडर्ड स्टेज तक नहीं पहुंचते, जैसा कि इंटरफेज न्यूक्लियस में देखने को मिलता है। 2 माइटोटिक डिवीजन्स के बीच की स्टेज को बोलते हैं इंटरकाइनेसिस। जनरली शॉर्ट लिव्ड होती है, इसमें कोई डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होता। इंटरकाइनेसिस की तुरंत बाद प्रोफेज 2 होती है, जो कि प्रोफेज 1 से जो है वो ज़्यादा सिंपलर होती है।
तो मियोसिस सेकेंड की हम बात करें, प्रोफेज सेकेंड में क्या होता है, मियोसिस सेकेंड इनिशिएट हो जाता है इमीडिएटली साइटोकाइनेसिस के तुरंत बाद, और इससे पहले कि क्रोमोसोम जो है वो पूरी तरीके से इलॉन्गेट हो पाए। मियोसिस फर्स्ट के हम कंट्रास्ट में हम बात करें तो मियोसिस सेकेंड जो है वो नॉर्मल माइटोसिस से रिजेंबल करता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर से डिसअपियर हो जाता है प्रोफेज सेकेंड के एंड तक, और क्रोमोसोम्स जो है वो फिर से कम्पैक्ट हो जाते हैं। मेटाफेज सेकेंड में क्या होता है, इस स्टेज में जो क्रोमोसोम्स हैं वो इक्वेटर पे आके अलाइन हो जाते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स जो अपोजिट पोल्स से हैं, अपोजिट पोल्स के स्पिंडल से हैं, ये काइनेटोकोर से अटैच हो जाते हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स के। एनाफेज सेकेंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर होता है, सेंट्रोमियर स्प्लिट कर जाता है हर एक क्रोमोसोम का, जो कि सिस्टर क्रोमेटिड्स को एक साथ होल्ड कर रहा था। अब सिस्टर क्रोमेटिड्स जो है वो अपोजिट पोल्स की तरफ मूव कर जाते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स की शॉर्टनिंग होती है जो कि काइनेटोकोर से अटैच होते हैं। नेक्स्ट स्टेज आती है टीलोफेज सेकेंड। टीलोफेज सेकेंड, इसमें मियोसिस एंड हो जाता है टीलोफेज सेकेंड के साथ, और जो दो ग्रुप ऑफ क्रोमोसोम्स हैं ये वापस जो है वो न्यूक्लियर इन्वेलप से इनक्लोज हो जाते हैं। साइटोकाइनेसिस के बाद 4 सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है, टेट्राड ऑफ सेल्स, और ये 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स होती हैं। व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस? मियोसिस के सिग्निफिकेंस की बात करें तो मियोसिस ऐसा मैकेनिज़्म है जिससे स्पेसिफिक क्रोमोसोम नंबर कंजर्व रहता है जनरेशंस टू जनरेशंस सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स में, even though the process per se paradoxically result in the reduction of chromosome number by half। हालांकि ये जो प्रोसेस होता है ये बेसिकली क्रोमोसोम नंबर्स को हाफ कर देता है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो फर्टिलाइजेशन है वो वापस से क्रोमोसोम नंबर को रिस्टोर कर देता है, और इससे जेनेटिक वेरिएबिलिटी भी बढ़ती है पॉपुलेशन में एक जनरेशन से अगली जनरेशन में। वेरिएशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एवोल्यूशन के प्रोसेस के लिए, और वेरिएशन आते किसकी वजह से हैं, क्रॉसिंग ओवर की वजह से आते हैं। क्रॉसिंग ओवर कौन सी स्टेज में होती है, प्रोफेज फर्स्ट की पैकाइटिन स्टेज में होती है। तो प्रोफेज फर्स्ट को आप बहुत ध्यान रखिएगा, इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, स्पेशली जो उसकी 5 स्टेजेस हैं।